चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? ये थ्योरी जरा इसको समझिएगा। ठीक है। अच्छा, सीएफटी। अब जरा मेरी बात सुनो, इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले सबसे पहली बात कि कलर आने का कोई भी कारण, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर होते हैं ना, उसका कोई भी कारण वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, वीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि हम क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग करवा रहे हैं, क्यों वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम पेयरिंग नहीं करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड किस तरह से क्या हो रहे हैं, इसका कोई भी चीज उन्होंने नहीं बताई। और अगला कि कौन से डी यूज हो रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ खास इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। वीबीटी सिर्फ है आपकी किस चीज के लिए? कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन एमएम निकालना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना है, उसके लिए। कलर और बाकी सारी चीजों के लिए कि कौन सा डी यूज हो रहा है, आपको इस थ्योरी पर आना पड़ेगा। ठीक है ना, वो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं होता। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है और इसकी तरफ अप्रोच करने वाला जो लीगेंड है, इनको आप पॉइंट चार्ज की फॉर्म में सोचेंगे। ठीक है, इनको आप पॉइंट चार्ज मानिए। और कॉन्सेप्ट ये दिया गया, इसको ऐसे पूरी चीज को एक्सप्लेन किया गया कि होता ये है कि किसी भी मेटल के अंदर, जब मेटल एम है ये, ठीक है, इस मेटल के अंदर सारे जो ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल, ये सारे के सारे ऑर्बिटल डी जनरेटेड होते हैं। डी जनरेटेड का मतलब क्या है? इनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। अगर इसकी तरफ कोई लीगेंड अप्रोच नहीं करता, जब लीगेंड इसकी तरफ अप्रोच करते हैं तो इनमें लगते हैं क्या, ये लीगेंड पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और यहां मेटल के इर्द गिर्द भी क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जब ये मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स में लगते हैं रिपल्शन। पहले जब इसकी तरफ आते हैं तो इसकी एनर्जी हल्की सी बढ़ जाती है, और उसके बाद जब ये और पास अप्रोच करते हैं तो ये जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल हैं, ये दो भागों में स्प्लिट कर जाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर फिर बॉन्डिंग प्रोसेस चालू होती है। ये मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई। अब मैं इस चीज को पूरा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीज हो रही है। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है कि ये मेटल के डी ऑर्बिटल हैं। ठीक, ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल हैं। अब जब लीगेंड नहीं है, इनके पास नहीं है, बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं, लीगेंड है ही नहीं अभी, तो ये सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल रहते हैं मेटल के, वो डी जनरेटेड रहते हैं, सबकी एनर्जी सेम रहती है। ठीक, अब जब इनको लीगेंड दिखाई देता है, लेकिन अभी लीगेंड काफी दूर है, तो लीगेंड को जब ये महसूस करते हैं तो इनके अंदर हल्का हल्का रिपल्शन लगने लगता है सबके ऊपर, क्योंकि उधर से भी पॉइंट चार्ज आ रहा है और इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती है, हल्की सी एनर्जी इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जिस कारण से एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जब और करीब आ जाता है लीगेंड, जब लीगेंड और करीब आ जाता है तो कुछ खास ऑर्बिटल होते हैं जिन पर रिपल्सिव फोर्सेस बहुत भयंकर लगने लगते हैं। तो ये जो 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, ये फर्दर और ज्यादा स्प्लिट हो जाते हैं, और इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। ये फर्दर दो भागों में टूट जाते हैं, कुछ हाई एनर्जी पे चले जाते हैं और कुछ आपका लो एनर्जी पर आ जाते हैं। ये फर्दर दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। हाई लो एनर्जी क्या लिखा है? हाई एनर्जी।
अभी 1 मिनट रुक जाओ, थांबा थांबा। अभी मैं सारी बुकिश बातें बोल रहा हूं, फिर अपन अपने लेवल पर आ जाएंगे। ये कुछ हाई एनर्जी पे चले जाते हैं और कुछ इसके रिस्पेक्ट में कैसे हो जाते हैं, लो एनर्जी पर आ जाते हैं। ठीक है, कौन से हाई एनर्जी पर जाते हैं? जो लीगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। जो लीगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वो हाई एनर्जी पर चले जाते हैं, और जो लीगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं वो आपका लो एनर्जी पर चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड। मुझे टाइम आराम से दो, आप समझा दूंगा मैं बहुत अच्छी तरीके से। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन ऑर्बिटल को कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, और इसको बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपका जो एक्सेस होती है उस पर रहते हैं, ये आपका प्लेन में रहते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए ये इधर हमने कहा x, ये हमने कहा y, ये हमने कहा z। ठीक है, तो जो डी एक्स वाई है वो आपका इस एक्स वाई प्लेन में है। ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, ऐसा ये जो नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है, इसको हम कैसे दिखा दें आपको? ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला इसी एक्स वाई प्लेन में है। एक ये ऐसा, एक ये पीछे की तरफ गया, एक ये इधर गया, एक ये इधर गया, ये इसी प्लेन में है, इस वाले प्लेन में। ठीक है, इसी तरह जो एक्स जो जेड वाई होगा वो इस प्लेन में होगा, जो एक्स वाई होगा वो इस प्लेन में होगा, ऐसे। ठीक है ना, तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये सब कहां पर होते हैं? प्लेन में होते हैं। और इसके अपोजिट इनको हमने एक्सियल कहा। जैसे डी जेड स्क्वायर वाला कहां है? ये यहां पर होगा, इस एक्सेस पर होगा, जेड एक्सेस पर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां होगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां होगा? ये यहां पर होगा, ऐसे। एक्स, ये इधर एक्स वाला, ये एक्स वाई लाइन पर होगा, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो इस प्लेन पर हैं। इस प्लेन पर कौन से आ रहे हैं? ये डी एक्स वाई वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाले कौन से हैं? ये आपका है जो एक्सियल वाले हमने बोले हैं, डी जेड स्क्वायर वाला। ये कौन वाला है? ये आपका है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला। ठीक है, अच्छा अभी भी कहानी कुछ नहीं, अभी सिर्फ सुनते चलो, अभी थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ पहले। अब हमने कहा एक केस के बारे में बात करते हैं। पहला केस, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है हमारा फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस वक्त क्या है? 6 लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन ये संभव है। sp3d2, ये हमने वीबीटी में सीखा था, या d2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन संभव है। मतलब शेप कैसा है? शेप आपका ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये हमें वीबीटी से पता है कि शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब हम यहां पर CFT लगाते हैं और सोचते हैं क्या चीज हो रही होगी। तो देखो यहां पर पेन बदलता हूं, पहले एक मैं क्यूब बना लेता हूं। पेशेंस रखना, बस सुनते चलो। हमने कहा ना थोड़ा बड़ा भले होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बता दूंगा आपको, और बहुत टप्पा है, कुछ नहीं। एक मैंने एक क्यूब बना लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम इसके अंदर एक ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो ये है सेंट्रल मेटल एटम, इधर हमने सेंट्रल मेटल को रख लिया। अब ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल में इसमें 6 चीजें अप्रोच कर रही हैं। मान लो एक लीगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है,
एक लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड पीछे से अप्रोच कर रहा है इस लाइन के थ्रू, एक लिगेंड आगे से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड ऊपर से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड नीचे से अप्रोच कर रहा है। अगर ऐसा होगा तभी तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। देखो ये सब एक प्लेन में आ रहे हैं, ये वाले आप सोचो, ये वाले, ये सब कहां पर हैं? एक प्लेन में आ रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक है, यानी ये कौन सा शेप बनने वाला है? ऑक्टाहेड्रल शेप बनने वाला है। अब ये जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, ये लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं, जब ये बिल्कुल इनफाइनाइट पर थे, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल थे, वो बिल्कुल इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लिगेंड्स तो हैं ही नहीं, कोई रिपल्सन लग नहीं रहा। तो इनके अंदर ये पांच के जो पांचों ऑर्बिटल थे, ये सब के सब डीजनरेटेड थे। ये सारे डी ऑर्बिटल्स जो थे वो पूरे डीजनरेटेड थे, सबकी एनर्जी सेम थी। अब ये आए, लेकिन अभी ये बहुत दूर है, मान लीजिए इतनी दूर है, तो क्या हुआ? सब पर रिपल्शन लग रहा है। सेंट्रल मेटल एटम को पता चल गया है कि लिगेंड इनके करीब आ रहा है, तो इन पर रिपल्शन लग रहा है। रिपल्शन लग रहा है तो इस पूरे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है हल्की सी। ये सब पहुंच गए यहां पर, लेकिन अभी लिगेंड कैसा है? दूर है। अब लिगेंड और करीब आ गया, और करीब आ गया, और करीब आ गया। अब जब बिल्कुल पास में पहुंच गया तो क्या हुआ? यहां इसके जरा डी ऑर्बिटल के बारे में सोचिए। ये जो इसका डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर देखिए ये है, जेड एक्सेस पर होगा। ये हमने कहा ये आपकी है एक्स एक्सेस। ये हमने कहा इसको हम कौन से कलर से दिखा, इससे दिखाते हैं। ये वाली मान लेते हैं, ये एक्सेस है कौन सी? एक्स। ये एक्सेस हमारी कौन सी? वाई। ये एक्सेस हमारी कौन सी? जेड। ठीक है, तो जो डी जेड स्क्वायर है, जो ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा, ये देखो लीगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, और कौन सा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है लीगेंड के बच्चों? और एक दूसरा और है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, और जो है कौन सा? ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, जो एक्स वाई इस एक्सेस पर होता है। ये वाला भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन जो इस प्लेन में है, जरा सोचो, इस प्लेन में जो है, जैसे हमने कहा ये एक्स वाई प्लेन वाला, ये इस वाले प्लेन में जो ऑर्बिटल है, क्या वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है? इधर लीगेंड तो इधर से निकल गए, इधर से निकल गए, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आ नहीं रहे। तो किनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है? ये आ रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके? एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट यानी जिसकी तरफ आ रहे हैं वो है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, एक इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं लिगेंड, और एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं वो किसके? डी जेड स्क्वायर के। मतलब अगर हम कहें तो इनकी एनर्जी जो है, ये येलो वाले की और ये जो भी कलर है, इस वाले की एनर्जी जो है, ये आपका ज्यादा ये रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ पॉइंट चार्ज आ रहे हैं। हमने कहा पॉइंट चार्ज की तरह सोचो, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इन पर ज्यादा रिपल्शन लगेगा बजाय इनके। तो किन पर ज्यादा रिपल्शन लगेगा? दो पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा और तीन पर रिपल्शन कम लगेगा। तो ये स्प्लिट हो जाता है दो भागों में, ये दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। ऊपर वो जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में लिगेंड आ रहे थे, और नीचे वो जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में लिगेंड्स नहीं आ रहे थे। नीचे वाले वो जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में लिगेंड नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ऊपर कौन से चले गए? ऊपर चला गया है हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला और डी जेड स्क्वायर वाला, ये ऊपर चले गए हैं। ठीक है, और नीचे जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, मतलब जो नॉन एक्सियल थे, जो प्लेन में लाई कर रहे थे, जैसे ये एक्स वाई प्लेन में, एक वाई जेड प्लेन में, एक एक्स जेड प्लेन में, इनकी एनर्जी उतनी नहीं बढ़ती है। इतनी बात समझ में आ गई?
अच्छा, ऊपर वाले को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल, सॉरी, ऊपर वाले को कहते हैं Eg ऑर्बिटल्स और नीचे वाले को कहते हैं T2G ऑर्बिटल, ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल। इन तीन की एनर्जी सेम है, इन दो की एनर्जी सेम है। दोनों की एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा नॉट, स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये कहलाती है क्या? डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां से जितना इस सेंटर को, जिससे ये ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ गया है, इस सेंटर को कहते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, अब फिर से मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। फिर से, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये एक संयोग मात्र ही होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करी और भयंकर अच्छी रैंक आपने सिक्योर कर ली। मैं कहता जा रहा हूं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और आपने बिल्कुल एक आध टेस्ट से अपने आप को नर्वस नहीं किया और आप बहुत अच्छी तैयारी करते चले गए पूरे साल, और उसके बाद आपका बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपने सोचा कि चलो चलते हैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर आउटिंग पे चलते हैं। ठीक है, और आप किसी नेशनल पार्क में चले गए जहां खूब सारे शेर हैं, गिर के जंगल में चले गए, कान्हा चले गए। ठीक है, ऐसी किसी जगह पे चले गए और आपने वहां पर एक रिजॉर्ट रिजॉर्ट लिया, और रिजॉर्ट लेने के बाद आपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करी और रात में आपने कहा चलो चलते हैं जंगल घूम के आते हैं, और आप चार पांच दोस्तों के साथ पहुंच गए जंगल घूमने के लिए। ठीक है, अब चार पांच दोस्तों में कुछ एकाध ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जे बिरले होते हैं, और कुछ एकाध जो होते हैं बिल्कुल कॉमन सेंस जिनको रहता है कि यार रहने दो, खतरा उतरा है। तो कुछ एकाध जो थे वो जंगल के बिल्कुल अंदर जाके, कुछ तो जंगल से थोड़ा दूर रह के यहाँ पर इन्होंने टेंट टाइप की कोई चीज ऐसे बना ली, ऐसा कुछ करके, और वहां पर रहने लग गए ये कि रात हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं यहाँ रहने लग गए। कुछ जो थे वो आपका इस जंगल में बिल्कुल अंदर, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जाकर वो यहाँ रहने लग गए कि हम तो बिल्कुल नेचर के करीब रहेंगे। इन लोगों ने मना किया, यार क्यों जा रहे हो जबरदस्ती का? उन्होंने कहा नहीं यार, पागल है क्या, कुछ नहीं होता। अब हुआ क्या, रात हुई, रात हुई और रात को बिल्कुल शेर के गुर्राने की आवाज आई। खूब तेजी से शेर गुर्राया, ये आवाज यहां तक पहुंची। ठीक है, अब भाई साहब आवाज पहुंची यहां तक तो सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई कि ये क्या हो रहा है, यहां वालों की भी, यहां वालों की भी। ठीक है, जब तक ये कुछ समझ पाते, जब तक ये कुछ समझ पाते यहां पर, जब तक ये बाहर निकलते और देखते और ये बाहर निकलते और देखते, इन्होंने देखा कि यहां पर इनके दो बंदे हैं और अब शेर उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। ऐसे तीन चार शेर जो थे उनके सामने खड़े और बिल्कुल आंखों में आंखें। ठीक, ये भाई साहब यहां दूर खड़े हुए हैं। ठीक, अब
इनको तो इनकी तो हालत क्या हो गई है, इनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि ये शरीर है इनका और ये आत्मा इनके बगल में खड़ी हो गई, इनकी खुद की आत्मा इनके बगल में खड़ी हो गई है। ये आत्मा है डैश डैश वाली फॉर्म की, ये आत्मा है। इनकी आत्मा खुद यहीं इनके बगल में खड़ी हो गई, कह रही है और आओगे, और आओगे, जंगल आओगे, जंगल आओ, देख लो जंगल, जंगल देख लो तुम। ठीक है, ये बगल वाले का तो ये मन कर रहा है, इसका मन क्या कर रहा है, इसका मन ये कर रहा है कि इसने बचपन में देखी थी टॉम एंड जेरी वाली कार्टून। इसको लग रहा है कि ऐसा हो कि मेरी आत्मा यहां पहुंच जाए और वो आत्मा खटाक से हाथ लगाकर शरीर को घसीट ले और मैं यहां से रफू चक्कर हो जाऊं। मतलब ऐसा नहीं यहां से आगे भाग गया टिंग, ऐसे ये ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है और इस वाले के बगल में तो इसकी आत्मा खड़ी होकर कह रही कि और आओगे, और आ जाओ। अब इसके बाद क्या होगा ये तो सबको पता ही है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब लीगेंड्स बहुत दूर थे, पता ही नहीं था, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल आराम से था, कोई टेंशन नहीं। जब बिल्कुल दहाड़ने की आवाज आई, मतलब लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, सबके बीच दिलों की धड़कनें बढ़ गईं, इनकी भी इनकी भी। ठीक, सबके दिलों के बीच की जो धड़कनें हैं दिलों की वो बढ़ गई, सबको डर लगने लग गया, एनर्जी बढ़ गई। बढ़ते 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 अब क्या हुआ, ये जो दो आगे थे इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए शेर। इनकी एनर्जी तो इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हद नहीं, इतनी बढ़ गई है कि अब ये अगर भागने का मौका होता तो इतनी तेज भागते जिसका कोई हद नहीं। ठीक है, इनकी एनर्जी तो भयंकर बढ़ गई। ये जो दूर वाले हैं ये रिलैक्स हैं, चलो कोई बात नहीं, हुई है वही जो राम रच राखा, जो होता है अब उसको होने देते हैं, हम क्या करें वहां जाके, धर्मेंद्र है नहीं कि जाके वहां से लड़ने लग जाएं। हु ही कर सकते हैं। एक ने कहा हु करते हैं भाग जाएगा शेर, दूसरे ने कहा एक झापड़ मारूंगा अभी, हु करने से दो इधर भी आ गए ना तो अपना तो हो जाएगा अभी खेल। फिर हु मत कर, चुपचाप खड़े हो जाओ और धीरे धीरे सरक लो, यहाँ से नीचे आ जाओ, एनर्जी कम कर लो। दिल दिल की धड़कनें इनकी थोड़ी सी नॉर्मल है क्योंकि सारे शेर यहाँ पर खड़े और ये दूर है यहाँ से। ठीक है, तो यहां पर भी जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन दोनों के बेचारे को डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए लिगेंड, तो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो इनकी एनर्जी जो है भयंकर बढ़ गई और इनकी एनर्जी उतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, यहां से और इनके बीच की एनर्जी के गैप को क्या कहते हैं, डेल्टा नॉट। यहां ये जो ऊपर इंक्रीमेंट होता है, ये जो ऊपर वाला जो ऊपर जा रहे हैं हम, जिनको हम ईजी ऑर्बिटल कह रहे हैं, ये होता है किसके बराबर, इसको मैं इस पेन से लिख देता हूं, ये होता है आपका 0.6 प्लस 0.6 डेल नॉट के बराबर। इतना बढ़ता है और घटता है -4 डेल नॉट के बराबर। ठीक है, सर ये कैसे बोल दिया, क्योंकि यहां पर जितना बढ़ा है उतना ही घटना है। यहां इलेक्ट्रॉन अगर हम भरें, यहां अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0.6, टोटल कितना बढ़ेगा, 2.4 डेल नॉट के बराबर बढ़ेगा। और नीचे कितना घटेगा, यहां आएंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 0.4, यानी माइनस में 2.4 के बराबर घटेगा। तो जितना बढ़ेगा उतना ही घटना चाहिए। सर ये क्या बोल दिया, बढ़ता है 0.6 डेल नॉट के बराबर, घटता है पॉइंट माइनस का 0.4 डेल नॉट के बराबर, ये इंक्रीमेंट ये डिक्रीमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा कि यहां हो क्या रहा है, इतनी बात जितनी बात हम लोग ने समझ ली, जरा उसके बारे में पहले एक बार रिकॉल करते हैं। हमने कहा ये डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल लीगेंड्स के करीब आने पर सबकी एनर्जी बढ़ी लेकिन अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई,
ये हैं फिर से d ऑर्बिटल। इसके बाद जब लीगेंड बिल्कुल करीब आ गया, कुछ की एनर्जी बढ़ गई, कुछ की एनर्जी घट गई, वो दूर थे, जो पास है डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जितनी नेट में बढ़ी उतनी घटनी चाहिए। यहां 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर 0.6 बढ़ रही है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर 0.4 घट रही है। ये कहलाती है स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट की वैल्यू। इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा नॉट होता है। ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। अब हमने क्या किया, एक बार जो लीगेंड लेकर आए थे वो हम लेकर आए WFL, वीक फील्ड लीगेंड। ठीक है, एक बार हम वीक फील्ड लीगेंड लेके आए और एक बार हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लेके आए। वीक फील्ड लीगेंड का मतलब ये है कि एक बार यहां पर हम छोटे छोटे डॉगी लेकर आए जो भौंक रहे हैं, और एक बार यहां पर या शेर लेकर आए, एक बार डायनासोर लेके आए। ठीक है ना, एक बार शेर लेके आए और एक बार डायनासोर लेके आए। डायनासोर सर, मैं चुप हो जाओ, डायनासोर लेके आए। ठीक है, तो जितना तगड़ा लीगेंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, उतना वो स्प्लिटिंग ज्यादा करवाएगा। जितना वीक फील्ड लीगेंड होगा उतनी स्प्लिटिंग कम होगी। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड डिफाइंड कैसे हुए हैं, वो इस स्प्लिटिंग से डिफाइंड हुए हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लीगेंड जो डिफाइंड हुए हैं, वो डिफाइंड हुए हैं इस स्प्लिटिंग से। जिसमें भी स्प्लिटिंग ज्यादा, उसको कहा गया है क्या, उसको कहा गया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और जिसके अंदर स्प्लिटिंग कम है उसको कहा गया है वीक फील्ड लीगेंड। सर हमको कैसे पता चलेगा कि स्प्लिटिंग ज्यादा है स्प्लिटिंग कम है? वो पता चल जाएगा, हम कुछ रेडिएशंस डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप होने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके अंदर स्प्लिटिंग कम है, और अगर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इनके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे करके WFL और SFL डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए एक सीरीज दी जाती है, और वो सीरीज होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस सीरीज से क्या पता चलता है? इस सीरीज से यह पता चलता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये है क्या, ये है आपका I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, F माइनस, OH माइनस, एसीटेट, ऑक्सलेट, NCS, EDTA, ठीक है, NH3, pyridine, ईन, डाईईन, NO2 माइनस, CN माइनस, CO। ये हैं आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ऐसे भी सबसे सबसे एक मिनट, यहां पर कुछ गड़बड़ है। ऐसे भी, एक मिनट में चेक करने दो जरा सा। ऐसे भी मैंने क्या कहीं लिखा हुआ है? ऐसे नहीं, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। ऐसे भी सबसे केवल नौटंकी, फिर
होगी एक टक लेट। एक टक लेट पानी होना चाहिए, पानी, यहां पर वाटर होगा। एक टक लेट पानी, पानी 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 पानी। एक टक लेट, एक टक लेट पानी, उसके बाद ये एक टक लेट पानी ना सुड़को। याद है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है। ऐसे आई माइनस भी बी आर माइनस सबसे, एस सी एन केवल, सी एल माइनस नौटंकी, NO3 माइनस फिर F माइनस होगी, OH माइनस एक टक एसीटेट, लेट ऑक्सिलेट पानी, ये NCS, ये ठीक है। ये आपके जनरली कैसे होते हैं, वीक होते हैं। ये वाले जनरली कैसे होते हैं, वीक वाले लिगेंड्स होते हैं। और ये जो हमने यहां लिखे ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये ऑर्डर में, ये ऑर्डर ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। खास बात ये है NO3 माइनस जो है ये WFL है और NO2 माइनस जो है वो SFL है, ठीक है। पीरिडीन और डाईईन के बीच में ईन, पीरिडीन और डाईईन के बीच में ईन, बाकी NO2CnCO, ठीक है। पीरिडीन और डाईईन के बीच में ईन, उसके बाद NO2CnCO, पीरिडीन और डाईईन के बीच में ईन, उसके बाद NO2CN और CO, ठीक है। तो ये है कहानी किस चीज की, आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब इतनी चीज समझ में आ गई कि भाई आ रहा है, स्प्लिटिंग क्यों हो रही है ये समझ में आया, WFL और SFL कैसे डिफाइन करे गए। अब मैं यहां पर कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, पहले जल्दी से इसको टिप्स कर लो।